नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के करंट अफेयर्स की क्लासेस में। और देखिए, हम जो करंट अफेयर की क्लास है मध्य प्रदेश की, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय भी आएगी। आप लोगों को कमेंट मुझे मिल गए थे, नेशनल इंटरनेशनल सभी करंट अफेयर आपका करा जाएगा। करंट अफेयर की मैगजीन जो है सोमवार को आप सभी को मिल जाएगी, 12 तारीख से पीडीएफ के रूप में मिलेगी। हमने बहुत लिमिटेड एडिशन में उसको प्रिंट कराया है इस बार, तो इस वजह से इस बार ज्यादातर जो आपको मिलेगी करंट अफेयर की मैगजीन वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। और पिछली बार 16 क्वेश्चन हमारी करंट अफेयर की मैगजीन से आए थे, जिसका हमने वीडियो भी आपको यूट्यूब पे डाला हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस पेज नंबर से आया है। केवल एमपीपीएससी के प्री के पेपर में 16 क्वेश्चन हमारी मैगजीन से आ जाना, मतलब हम मानते हैं कि हमने मेहनत सही दिशा में करी थी। और इस बार भी हमने अच्छी मेहनत करी है करंट अफेयर्स पे, और प्रयास है हमारा कि इस बार भी आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। और एक करंट अफेयर की मैगजीन से 16 क्वेश्चन ला लेना, हम अपने आप को स्वयं को पुरस्कृत मानते कि नहीं, हमारी मेहनत सही दिशा में थी। तो इसी प्रकार से आप भी जब अपनी मेहनत सही दिशा में करते तो आपको भी मन में संतोष होता है और आगे भी अच्छा मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो देखिए, हम चाहते तो ये पूरी की पूरी क्लास एक बार में आपको एक मैराथन क्लास करा सकते थे, लेकिन देखिए क्या होता है कि 6-6, 7-7 घंटे की मैराथन क्लास में करंट अफेयर कुछ समय के बाद ब्लर हो जाता है। ठीक है, और आपको बार बार आकर के, अभी क्या होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, आप 6 से 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आप पढ़ते हो। तो पढ़ने के बाद क्या है कि अब आपका मूड हो गया एकदम से कि चलो नहीं यार, मेरे को स्वास्थ्य और शिक्षा का करंट देख लेते हैं क्या है। एमपी पढ़ रहे हो आप, कौन सा टॉपिक है ना, आपने हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट अपना जो टॉपिक है वो पढ़ा। तो आप क्या किए, जैसे ही वो टॉपिक का स्टैटिक पोर्शन खत्म किए, तुरंत आपने देखा कि हाँ ये करंट है, तो उस करंट को भी देख लेते हैं, इसमें क्या जुड़ा है। ठीक इसी प्रकार से व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं आप, तो व्यक्तित्व है, तो हम ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ के लाएंगे। लास्ट में आपकी पूरी एक करंट अफेयर की पूरी एक मैराथन क्लास भी होगी, नेशनल इंटरनेशनल जहां से क्वेश्चंस बनते हैं उनके भी वीडियोस आपको लेकर के आएंगे। और एक साथ नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स में हम लेके आएंगे, ताकि आप उसको स्पीड में भी करके सुनो, तो 20 से 25 मिनट में आपका वीडियो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। करंट अफेयर में बहुत मेहनत करके बना रहे हैं, तो प्लीज आप लोग जो इसकी लिंक है शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है इसमें, तो हम उसको क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि यदि आप एग्जाम गुरुजी के माध्यम से एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो 299 में ये आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। 80 टेस्ट है, आप इसके सभी टेस्ट साथ में दे सकते हैं। केवल 5 एफएलटी जो रहेंगी वो आपकी लास्ट में होंगी, लाइव होंगी। उसमें हमारा टारगेट है कि इसमें हम लगभग 5000 स्टूडेंट्स को हम एक साथ एक जगह एक टाइम पे बैठा करके टेस्ट लें एग्जाम के पहले, ताकि आपको मालूम तो पड़े कि हमारी रैंक क्या है। एक्चुअल में लाइव टेस्ट में मालूम पड़ता हमसे कितनी गलतियां हुई, ऑफलाइन में तो आप कभी भी बैठ के दे, लेकिन एक टाइम एक ही समय होना चाहिए। तो हमारी वो कोशिश है, उसके लिए एक बहुत शानदार प्रोग्राम आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर लॉन्च होने वाला है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। तो जो लोग टेस्ट दे रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, जो नहीं दे रहे हैं जरूर दें टेस्ट। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया और नहीं दे रहे हैं, प्लीज आप लोग टेस्ट दे लें। इस बार बेहतरीन कंपटीशन का माहौल लास्ट के 15 दिन के अंदर आपको मिलने वाला है। एग्जाम गुरु जिसके लिए बेहतरीन तैयारी करके रखा हुआ है। नोट्स 997 में, उसके साथ टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलती है। मुख्य परीक्षा के नोट्स एग्जाम तक 16 फरवरी तक, सॉरी वैलेंटाइन डे तक, 14 फरवरी तक 1997 में रहेंगे। इसके बाद ये 2500 के हो जाएंगे, तो आप इसको ले सकते हैं। एग्जाम गुरुजी का क्रैश कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत करते हैं हम आज की सबसे पहले किसके साथ। ये जो क्लास है आपकी महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की है। पिछली बार का पेपर उठा लो, 2 आपके व्यक्तित्व से क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट, ठीक है, और दोनों थे। तो आप लोगों के लिए व्यक्तित्व बहुत जरूरी है। व्यक्तित्व कई बार करंट अफेयर के ही होते हैं, ठीक है, तो वो पूछ लिए जाते हैं, तो उनके बारे में भी छोटी छोटी बातें आप गेस कर सकते हो इससे क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार में हमने पिछली बार लाइव क्लास में गेस कर लिया था कि इससे ये पूछ सकता है, और वो कोइंसिडेंट ऐसा था कि वो आ गया था। वो एक सौभाग्य होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप भी जब देखोगे ना, तो कंटेंट को पढ़ोगे तो आप ग्रिप करना सीख जाओगे कि हाँ इससे पूछ सकता है, इस व्यक्तित्व से ये पूछ सकता है। क्योंकि हर एक व्यक्तित्व की कोई ना कोई एक विशेषता होती है, या तो किससे जुड़े थे, है ना, तो पूछ सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो अब जैसे डॉक्टर मधुर तिवारी है, ये क्या रहा है, चलिए डॉक्टर मधुर तिवारी की यहाँ पे बात हो रही है। ये हमारे मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व हैं। एक तो पहली बात ये कौन है, एक ये युवा वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नासा का जो एक चंद्रयान मिशन था उसके लिए इन्होंने नोवा सी नामक एक लैंडर बनाया था। यहाँ पे 2 क्वेश्चन, एक सैटेलाइट के लिए इन्होंने नोवा सी नामक लैंडर बनाया था, ठीक।
यहाँ से दो बात निकल के आ जाती है, एक तो मधुर तिवारी निकल के आ जाती है कि ये कौन है, दूसरी ये निकल के आ जाती है कल को साइंस में आपसे पूछा जा सकता है कि नोवा सी एक प्रकार का है। तो ये ध्यान में रखना, ये नासा के लिए जो सैटेलाइट सेक्टर लैंडर है जहां पे उतरता है उसमें लैंड करता है, ये लैंडर है उसका, ठीक है। अब इसी के साथ ये लैंडर एक क्या हुआ था, ईगल कैम नामक एक मिनी सैटेलाइट कैमरे से जुड़ा होगा, जो कि चंद्रमा पर उतरने के बाद वहां की क्या करेगा, लैंडर का काम ही होता है वहां पे उसको ले जाकर के उतारा, ठीक, लैंड कराया। उसके बाद वहां की जो भी गतिविधियां होती, साइंटिस्टों को तस्वीरें चाहिए होती ताकि उससे अनुमान लगा सके यहाँ पानी था, हवा थी, जमीन, जीवन था कि क्या नहीं था, ठीक है, पेड़ पौधे पहाड़ वहां के सब क्या करते हैं, ये लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया सही। दूसरे व्यक्तित्व थे वो थे नरेंद्र करमरकर, ठीक। नरेंद्र करमरकर कहाँ के रहने वाले हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं। ये आपसे एक बार भले ही ना पूछे लेकिन आपसे पूछ सकता है ये कौन है मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व में, तो ये भारतीय गणितज्ञ हैं। इन्होंने क्या हुआ है कि इन्होंने एक एल्गोरिदम जो कि करमरकर एल्गोरिदम के नाम से है, इसको विकसित करी है, जो कि पॉलिनोमियल टाइम में, ठीक, लीनियर प्रोग्रामिंग की समस्याओं को क्या करती है, हल करती है। दूसरे व्यक्तित्व थे अजय माणिकराव खानविलकर, ये पिछली बार आपसे पूछे जा चुके थे, करंट अफेयर में हमने आपको इनको पढ़ाया भी था, तो पिछले पेपर में आपसे पूछे जा चुके हैं, तो इस बार भले ही ना पूछे जाए लेकिन अजय माणिकराव खानविलकर बहुत ही सुप्रसिद्ध जस्टिस रहे हैं मध्य प्रदेश के, और वर्तमान में कई ऐसे फैसले जिनने बहुत अच्छे दिए थे और कुछ फैसलों को लेकर के विवादित भी हुए थे। तो ये भारत के वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, और ये पेपर में पिछली बार पूछ लिया गया था, क्योंकि लोकपाल भी अपने आप में छोटा मोटा पद नहीं होता। मध्य प्रदेश के लिए अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि हमारे यहाँ की एक पर्सनैलिटी वहां जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट में उच्च पद पे बैठती है। तीसरी बात होगी किनकी, अर्चना खरे की बात होगी। ये मध्य प्रदेश के जो हाईकोर्ट है, ठीक, इंदौर बेंच है हमारे यहाँ की, ग्वालियर जबलपुर इंदौर 3 बेंच हो गई, वहां की ये प्रथम महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता है, ठीक है। तो ये इंदौर बेंच पे नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिवक्ता है जो अतिरिक्त महाधिवक्ता है। इसके बाद बात होगी दीनानाथ भार्गव की। दीनानाथ भार्गव कौन है, जो नई संसद बनी है हमारे देश की, एक नई संसद, नया इतिहास आने वाले समय के लिए बना है, उसके बाहर जो अशोक चक्र लगा है, ठीक है, उसको किसने बनाया है, उसको इंदौर के जो चित्रकार है दीनानाथ भार्गव, इनके द्वारा इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। मध्य प्रदेश के लिए एक चित्रकार के लिए अपने आप में इससे बड़ा गर्वान्वित विषय नहीं होता कि अब ये जो संसद बनने वाली है इतिहास हो गई, आने वाले हमेशा पूछी जाएगी, जैसे आज तक पूछी जाती है पिछली संसद के वास्तुकार कौन थे, उसको क्या कहते हैं, किसके नाम से ये हॉल रखा गया है, तो ऐसे प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो इसको आप अपने स्टैटिक पोर्शन में रख सकते हैं, क्योंकि वो संसद अब आने वाले कम से कम नहीं तो 150-200 साल तो रहनी ही है, और ये जगह भी रहनी है, ये अशोक चक्र भी रहना, तो भविष्य में कभी भी पूछा जा सकता है। आपको 150 साल पीएससी नहीं देनी है, पर आने वाले 1-2 साल में कभी पूछ लिया तो ध्यान को रखना है। बात होगी किनकी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की। ये 26वें नौसेना प्रमुख हैं, और देखो गांव घर न पूछेगा इनका है, तो हमारे क्षेत्र के रामपुर बघेलान के हैं, सतना जिले के। 2 एडमिरल हैं, दोनों के दोनों रीवा के सैनिक स्कूल से पढ़े हुए। सैनिक स्कूल ने बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व दिए हुए हैं, और क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में एक ही सैनिक स्कूल रही है उस समय, रीवा की सैनिक स्कूल, तो वहां के ये छात्र रहे हैं। और अपने आप में किसी भी स्कूल के लिए मुझे नहीं लगता कि जिस नाम से जानी इससे बड़ा कुछ उसके लिए हो सकता है कि उनके आके पढ़ा एक छात्र जा करके हमारे देश का एक नौसेना का प्रमुख आगे चल के बनता है, वो भी सैनिक स्कूल के लिए, तो अपने आप में गर्व करने वाली बात होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो सैनिक स्कूल है, दूसरे व्यक्तित्व तो आते हैं उपेंद्र कुमार द्विवेदी, जो जनरल उपेंद्र कुमार द्विवेदी हैं, ये 30वें थल सेना के प्रमुख बने हैं, और ये मुंडीला गांव जिला रीवा के ही रहने वाले हैं। सैनिक स्कूल रीवा के ये भी छात्र हैं, दोनों के दोनों रीवा के ही हैं। और हमारे जो ये कहते हैं सेनाध्यक्ष खत्म हो गए, वो भी उनकी ससुराल भी शहडोल में थी, रीवा में थी, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले व्यक्तित्व की, और अगला जो व्यक्तित्व है वो निकिता पोरवाल है, ठीक। ये निकिता पोरवाल कहाँ की है, उज्जैन की है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का इन्होंने खिताब जीता है। तो आने वाले समय में आपसे पूछ लिया जाए निकिता याद रखना, फेमिना मिस इंडिया उज्जैन की है, ठीक। इसके बाद होगी किनकी, संस्कार शर्मा की। ये फ्रांस में एक जो वर्ल्ड स्किल 2024 एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, तो इन्होंने क्या हुआ था, ये उत्तराखंड के प्रशांत सैनी के साथ मिलकर इन्होंने साइबर सुरक्षा जो एक टीम स्किल में उत्कृष्टता का इन्होंने क्या कहते हैं सम्मान दिया। तो जो क्या हुआ था कि स्किल इंडिया की फ्रांस में एक पूरा का पूरा हर फील्ड में
अलग अलग एआई पे, ठीक है, इसके बाद जो कुछ नवाचार होता है उस पे एक पूरा का पूरा एक तरह से आप ओलंपिक कह सकते हो कि स्किल का एक ओलंपिक आयोजित किया गया था यूथ के लिए, जिसमें हमारे स्टेट से संस्कार शर्मा थे जो वहां पर गए थे और उन्होंने साइबर सुरक्षा पे क्या किया था, उन्होंने अपना एक प्रेजेंटेशन रखा था जिसपे उनको ये पुरस्कार मिला था। दूसरी बात होगी भानु शंकर गहलोत की। ये कहाँ के रहने वाले हैं? धार में रहने वाले हैं। क्या हुआ है कि जब 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जो जयंती मनाई जाती है, जब मनाई गई तो धार में भानुशंकर इनके गहलोत के द्वारा भीली भाषा में अनुवादित, ये मैंने आपको पिछले करंट अफेयर में भी पढ़ाया था और कई बार बताया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ये पेपर में पूछा जाना चाहिए। तो भानुशंकर गहलोत धार के रहने वाले हैं। 15 नवंबर को मनाया गया बिरसा मुंडा जयंती। जब मुंडा जयंती मनाई गई तो इन्होंने श्री रामचरितमानस भीली भावार्थ की प्रति का इनका क्या किया गया है, विमोचन किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा नीचे हो गया, ध्यान में रखना। तो रामचरितमानस की जो भीली भाषा में उसका अनुवाद किया है वो श्री भानुशंकर गहलोत ने किया है, धार के रहने वाले हैं। इसका जो विमोचन किया गया वही किया गया था। अमेजन में भी मिल रही है, आपको परचेज नहीं करना है पढ़ने के लिए, पर जो इच्छुक है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन अपने आप में एक जनजाति भाषा में उसका अनुवाद करना, ठीक है, ये कहने के लिए हो सकता है कि ठीक है कर दिया होगा, लेकिन अपनी एक जो जनजाति भाषा होती है उसको उसके ब्रज भाषा से उठा करके रामचरितमानस को उसको लेकर के आना, इसमें अपनी जनजाति भाषा में लेके आना छोटी बात नहीं होती। उसको शब्दकोश को और उसके सम्मान को मेंटेन रखना होता है। तो ये अपने आप में बड़ी बात थी और प्रधानमंत्री के द्वारा इनको भी सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, अब बढ़ेंगे, बात किनकी करेंगे? अब बात करेंगे न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह की। न्यायमूर्ति जो सत्येंद्र कुमार सिंह है, इन्हें क्या किया गया है? इन्हें मध्य प्रदेश का लोकायुक्त के रूप में इनको फिर से नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त की बात करी जाए तो देखो ऐसा भैया, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, कार्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह है। आपसे पूछ लिया जाए उप लोकायुक्त कौन है, तो श्री सुशील कुमार पालो है। आगे की तरफ बात होगी प्रकाश श्रीवास्तव की, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ये कौन थे? ये भैया बहुत पहले क्या थे, हमारे यहाँ कार्यकारी जज थे जबलपुर हाईकोर्ट के। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ कि राष्ट्रीय न्याय जो हमारा हरित प्राधिकरण है, किसको पर्यावरण की अदालत कहा जाता है, एनजीटी, ठीक है, उसके इन्हें क्या किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो पर्यावरण की अदालत के अध्यक्ष हो गए। और मध्य प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है उसमें ये कार्यकारी न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक, और पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो क्योंकि खानविलकर पिछली बार पूछ लिया था तो इसलिए इनको भी, इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको जान लेना जरूरी हो जाता। मध्य प्रदेश के नहीं है प्रॉपर, ये रहने वाले वैसे कोलकाता के हैं, लेकिन एमपी में भी इन्होंने क्या किया था, सेवाएं दी थी। बात होगी किनकी? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इसके पहले उन्हीं की भोपाल गैस जो आपदा कल्याण है उसके भी मेंबर रह चुके हैं। ठीक, अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की बात करें, न्यायाधिकरण की बात करें, तो स्थापना इसकी 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा इसके पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान प्रकाश श्रीवास्तव हैं। 10 न्यायिक सदस्य होते हैं, विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसके जो मुख्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन साथ ही साथ जो इसके स्टेट वो है सेंटर, उनमें से भोपाल में भी एक इनका सेंटर है। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय जिसे हम लोग कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अंतर सिंह आर्य की। अंतर सिंह आर्य विधानसभा चुनाव हार गए थे, बड़वानी से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में कई बार कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इन्हें अनुसूचित जनजाति आयोग का इन्हें क्या किया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? अंतर सिंह आर्य को। कहां से चुनाव लड़ते थे? ये बड़वानी से लड़ते थे। ध्यान में रखना, जो उस क्षेत्र के लोग होंगे वो उनको जानते होंगे। इनकी 5-6 पीढ़ियां जो है लगातार राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम इन्होंने कमाया है। देखो, अब राष्ट्रीय जो हमारा अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसका अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 338A के तहत इसकी क्या की गई है, इसकी बात की गई है कि हमारे देश में एक आयोग होगा जिसका नाम होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। किस आर्टिकल नंबर में आता है? 338। इस आर्टिकल नंबर के तहत इसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। जब गठन किया जाता है तो उसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 सदस्यीय हो जाता है। अब
बाद में बोलेंगे कि भाई इसकी नियुक्ति कौन करता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय संवैधानिक आयोग है, तो भैया सीधे सीधे माननीय हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं उनके हस्ताक्षर के बाद, मोहर लगने के बाद उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। अब उनकी जो भी सेवा शर्तें होंगी, क्योंकि राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति करी है, तो उनमें कुछ भी बदलाव करना होगा तो राष्ट्रपति जी के द्वारा ही उसमें कुछ जो भी बदलाव होंगे आगे चल करके होंगे। तो इस बात को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अंतर सिंह आर्य के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी, शंकर लालवानी की। शंकर लालवानी क्यों खबरों में आए? शंकर लालवानी इसलिए खबरों में आए क्योंकि एक तो ये मध्य प्रदेश में ठीक है इंदौर के सांसद है, देश का सबसे स्वच्छ शहर है, ये भी बढ़िया बात है, लेकिन इन्होंने क्या किया, 2024 में इन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की। भाई सबसे बड़ी जीत हासिल करना स्वाभाविक था, इनके सामने जो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से, बम भोले, उनको उनने खुद ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो अपने आप में 11,75,000 वोट से जीते हैं इंदौर से। और ठीक है, और इनमें दूसरी बात जो याद रखनी है, नोटा के सबसे ज्यादा वोट पड़े, 2,18,000 वोट। भाई कांग्रेस वाले खिसिया गए कि तुम हमारा आदमी उठा ले गए, किडनैप कर ले गए। ठीक है, 2 फोटो आई थी, बड़ी अच्छी फोटो थी, मतलब भोलेनाथ ही किडनैप हो गए। तो जो कांग्रेस के वोट थे बोले वोट तो डालने जाएंगे हम, तो उन्होंने क्या किया, बटन दबा दिया नोटा में कि ठीक है चलो वोट नहीं खराब जाना चाहिए, बढ़िया काम किया ये। लेकिन आपसे आने वाले समय में कभी भी पूछा जाए कि लोकसभा में सिंधी भाषा में शपथ लेने वाले एकमात्र सांसद कौन है, तो इंदौर लोकसभा के शंकर लाल वानी है। जो वाणी या वाणी शब्द होता है ज्यादातर सिंधियों में होता है। ठीक है, अब बात होगी किनकी, पोरवाल की, ये हो चुकी है। ठीक, इसके बाद होगी साक्षी भारद्वाज की बात। साक्षी भारद्वाज जो है COP29 में, COP29 जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, भोपाल जिले की रहने वाली हैं और इन्होंने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। और साथ ही साथ ये स्वच्छ क्या कहते हैं, स्वच्छ भारत जो हमारे यहाँ का डॉक्टर साक्षी भारद्वाज, ठीक है, स्वच्छ भारत की ये कौन है, ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। पेन पतली चल रही है, मैं इसको मोटी कर लूंगा। ठीक है, स्वच्छ भारत की ब्रांड एम्बेसडर भी है साक्षी भारद्वाज। साथ ही COP29 अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था, तो इसमें इन्होंने भारत में साथ में मध्य प्रदेश की तरफ से इन्होंने क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था। तो काफी एक्टिव है, आपसे आने वाले समय में पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किसकी, बात करेंगे जो हमारे अगले व्यक्तित्व है प्रीति रजक की। प्रीति रजक भाई क्यों आ गई खबरों में, तो जो प्रीति रजक आई, चलिए हाँ ठीक, प्रीति रजक जो है इटारसी की रहने वाली है। ठीक, रहना तो खेल में चाहिए था लेकिन आ गई यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये निशानेबाज है। एमपीपीएससी अक्सर आपसे पूछ लेता है, जब भी खिलाड़ियों के बारे में पूछता तो उसकी किस खेल में है उसको भी पूछ लेता, थोड़ा सा ध्यान में रखा करो। लेकिन ठीक है, इटारसी नर्मदापुरम की रहने वाली है, निशानेबाज है, लेकिन भारतीय सेना में ये भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार हैं जो कि खेल के माध्यम से वहां तक पहुंची, लेकिन इनका जो प्रमोशन हुआ ये सूबेदार के रूप में हुआ। तो पहली महिला सूबेदार बनने वाली प्रीति रजक जो ठीक कौन है, एक प्रकार की निशानेबाज है। और इन्होंने जो 19वें एशियाई खेल होते हैं उसमें इन्होंने महिला टीम की स्पर्धा में रजत पदक जीता था। पंकज त्रिपाठी है भाई, ये तो हम सबको मालूम है कि पंकज त्रिपाठी फेमस है, एक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं। लेकिन हुआ क्यों मध्य प्रदेश में ये क्या कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में ये कर रहे हैं, हमारे यहाँ का जो पर्यटन है, ठीक, हमारे यहाँ का जो एमपी टूरिज्म है उसका इन्हें बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। तो ये हमारे यहाँ के पर्यटन को प्रमोट करेंगे और इन्होंने एक उसको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने मोह लिया रे करके एक यूट्यूब वीडियो जो है पर्यटन के विभाग के साथ मिलकर बनाया। आजकल आप पर्यटन में ऐड में देखेंगे तो पंकज त्रिपाठी आपको दिख जाएंगे। इसके बाद कलापनी कोमकली शास्त्रीय गायिका हैं, ठीक, इनको वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित संगीत जो नाटक अकादमी अवार्ड है राष्ट्रपति पुरस्कार से इनको चयनित किया गया है। और ये हमारे यहाँ की जो कुमार गंधर्व है उनकी पुत्री रही है। कुमार गंधर्व का जो समारोह मनाया जाता है वो देवास में मनाया जाता है। कुमार गंधर्व संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, आप ये मान के चलो। ठीक है, अब बात होगी किनकी, अब बात होगी अनुजा झोकरकर की। अनुजा झोकरकर कहाँ की है, इंदौर की रहने वाली है, शास्त्रीय गायिका हैं। इनको संगीत नाटक और अकादमी द्वारा इनको बिस्मिल्लाह खां युवा सम्मान के लिए क्या किया गया है, चुना गया है। इसके बाद बात होगी मंगला अग्रवाल की। ठीक, मंगला अग्रवाल की झाबुआ की रहने वाली हैं। कौन है, एक शिक्षक है। इन्होंने भीली संस्कृति, भीली जनजाति भाषा अथवा बोली की
जीती जागती विश्व कोश को इन्होंने क्या किया, इंसाइक्लोपीडिया क्या किया है, तैयार किया है। तो मंगला रावल को भी आप एक तरफ लिख लेंगे कि इन्होंने क्या किया है कि भीली भाषा का इन्होंने एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया है। ठीक है, इसके बाद अशोक कुमार, भारतीय हॉकी की जो हमारे खिलाड़ी रहे ध्यानचंद, ठीक, उनके बेटे हैं। इनको मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया, अशोक कुमार को सम्मानित किया गया है, और ये पूर्व में हॉकी के प्रशिक्षक भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे ये वो व्यक्तित्व हैं जिनको आपको क्या करना है, याद करके रखना है, ताकि पेपर में इनसे जुड़े हुए यदि प्रश्न आ जाए तो आपसे गलती ना हो। क्लास की लिंक जरूर शेयर कर देना, बहुत जिम्मेदारी का काम है ये, और ये जिम्मेदारी आप लोग निभाते नहीं है, ईमानदारी से निभाया करिए। तो ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की उद्यमी है, फिटनेस के लिए बहुत जानी जाती है, बहुत फिट रहती है, लेकिन वर्तमान में सबसे उम्र दराज की महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर क्या करी है, चढ़ी है, फतह करी। माउंट एवरेस्ट को अक्सर फतह करना कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतह किया है, सबसे उम्र दराज महिला है। और साथ में इन्होंने द्वीप पीक, एल्ब्रस, किलिमंजारो, माउंट एंकांगा हुआ और ओसियारास्को सहित जितने भी ऊंची चोटियां वहां पे ये सब जगह जा चुकी हैं। ठीक है, और बहुत जुझारू टाइप की महिला है। दूसरी बात करें कि इसकी, प्रेम नारायण की, भिंड जिले के रहने वाले प्रेम नारायण जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस में इन्होंने क्या किया है, तिरंगा फहराया है। तो प्रेम नारायण को भी याद रखना है। अक्सर हमारे यहाँ के जो माउंट एवरेस्ट में या बाकी जगहों पे जाते हैं, चैनल्स पार करते हैं तैर करके, उनके बारे में पेपर में पूछ लिया जाता है। मधु थॉमस भोपाल की रहने वाली हैं, इन्होंने फ्लोरिडा के जो स्टेट टीचर ऑफ द ईयर के अवार्ड से इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले व्यक्तित्व की, और अगले व्यक्तित्व है डॉक्टर अक्षय आहूजा। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए इनको विश्व मानव अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से इनको पुरस्कार दिया गया है। गौरांशी शर्मा लगातार खबरों में रहती हैं, अक्सर आपने इनको पढ़ा होगा। तो ये क्या है कि अभी 2023 का जो यूनिसेफ का कार्यक्रम था, वहां पे गौरांशी शर्मा यूनिसेफ संगठन की पहली युवा अधिवक्ता के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। और ये बैडमिंटन चैंपियन भी रही हैं, और इन्होंने समर जो डेफलिमिक्स है उसमें स्वर्ण पदक भी जीता था। ये वहां तक जाने वाली, एक तरह से यूनिसेफ के प्रोग्राम में सम्मिलित होने वाली भारत की भी पहली महिला है गौरांशी शर्मा। तो द यूथ एडवोकेट है, इनका नाम आपको याद रखना है। द विनीत शर्मा है, इनको पेरू में मिस्टर मॉडल यूनिवर्स का खिताब इनको दिया गया है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे की तरफ, बात करेंगे अगले व्यक्तित्व की। अगले व्यक्तित्व ऐसे हैं जो कि चर्चित हैं, पर हैं कौन, ऐतिहासिक, पर ये चर्चा में क्यों रहे, इनके बारे में हमें देखेंगे। तो सबसे पहले बात होगी जो हमारे ऐतिहासिक व्यक्तित्व चर्चा में रहे, उनमें बाबा छीतू किराड़ की। ठीक, क्या हुआ है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अलीराजपुर एक जिला है जहां का गांव शेरवा है, वहां पर इनके किले का जो इनका किला रहा बाबा छीतू किराड़ का, इसके किले का फिर से वापस से रिकंस्ट्रक्शन और उसको क्या किया जाएगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा, और साथ ही वहां पे एक स्मारक बनाया जाएगा। कहां पे बनाया जाएगा, अलीराजपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक, तो इसकी वहां पे बात की गई है। तो इन फ्यूचर में आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं बाबा छीतू किराड़, ये किस जनजाति से संबंधित थे, तो याद रखना है कि ये भील जनजाति से संबंधित थे। अच्छा, ये कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं। अब जब मैंने ये बात पॉइंट आउट करी होगी तो बहुत लोगों के दिमाग में क्लिक किया होगा, पिछले साल ही पेपर में पूछ लिया था और उस व्यक्तित्व को आपने बहुत बार पढ़ा हुआ था, फिर भी डाउट में आ गए थे। तो पेपर अक्सर जो हमारा जनजाति 10th यूनिट है, तो जब भी जनजाति के ऐसे व्यक्तित्वों की बात हो, तुरंत एक जगह आप लिख लो किस जनजाति से संबंध है, किस जिले से संबंध है, किस क्रांति में या किस कार्य में, या कोई इनका जो विशेष योगदान था वो क्या था। ठीक है, ये चीज आप लिख के रखते चलो, आने वाले समय में आपको पेपर में ये मिलता जाएगा। तो बाबा छीतू किराड़ किस जनजाति से संबंधित थे, भील जनजाति से संबंधित थे। ठीक है, किला इनका कहाँ था, अलीराजपुर जिले में बनाया जा रहा है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1883 में ब्रिटिश की जो औपनिवेशिक शासन था उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया था, आंदोलन किया था, क्रांतिकारी गतिविधियों में रहे, विद्रोह में सम्मिलित रहे हैं, एक भील योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। तो बाबा छीतू किराड़ का नाम याद में रखना है। ठीक, तो एक लाइन में आप इनकी बात खत्म कर सकते हो, मैंने उसको आपको समझा दिया। अब बात होगी किनकी, जो सेनानी है वीर सुरेंद्र शाही की। ठीक, ये अक्सर रहते, इसका हमने एक बार पोस्ट भी किया था, उसमें यूट्यूब पे डाला भी था। ठीक है, इनका चर्चा कारण ये है, देखिए कि उड़ीसा के, वैसे इनका जो गतिविधियां रही, ठीक, वीर सुरेंद्र शाही की ज्यादातर जो गतिविधियां रही वो उड़ीसा में रही, ये वहां के थे भी। ठीक है,
तो लेकिन इन्होंने क्या, बुरहानपुर का जो असीरगढ़ किला है, इनकी यहाँ पे क्या रही, कई गतिविधियां जो रही यहाँ से सम्मिलित रही। तो स्वतंत्रता सेनानी रहे वीरेंद्र सुरेंद्र शाही, और असीरगढ़ का जो किला रहा इनका, यहाँ पे इनको क्या किया गया था, कैद करके रखा गया था, रहने वाले उड़ीसा के। तो उड़ीसा की सरकार ने भी इनको वहां पे बहुत सम्मान लिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, इनका टांटा मामा का सम्मान होता है, वैसे वीर सुरेंद्र शाही का उड़ीसा में बहुत सम्मान है। लेकिन इनको जब इनको असीरगढ़ के किले में कारावास में लगभग 35 साल से अधिक समय तक इनको रखा गया था। तो अब मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कहा, मध्य प्रदेश सरकार ने यह कहा कि भैया बुरहानपुर का जो किला है, असीरगढ़ का किला, वहां पर हम इनकी एक मूर्ति स्थापित करेंगे, इनका एक स्मारक स्थापित करेंगे। तो आपसे इन फ्यूचर में कभी भी पूछ लिया जाए कि वीर सुरेंद्र शाही का कहां पे स्मारक क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले पे, बुरहानपुर पे इनका क्या किया जा रहा है, स्मारक स्थापित किया जा रहा है। फिर अगली बात होगी किनकी, इनका जो जन्म हुआ था वीर सुरेंद्र शाही का, कहां पे, उड़ीसा में हुआ था, खिंदा गांव संबलपुर। ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये याद रखना कि उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। अब बात हुई किनकी, शहीद अमृता देवी बिश्नोई की। तो शहीद अमृता देवी बिश्नोई जो है क्यों चर्चा में आई, आप सभी को पता है कि पर्यावरण के क्षेत्र में इनको क्या दिया जाता है, इनके नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है, शहीद अमृता देवी बिश्नोई के नाम से। बिश्नोई समाज, बिश्नोई समाज वैसे इस समय बहुत फेमस है, ठीक है। क्यों फेमस है, कारण मालूम हो गया होगा, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। उधर नहीं जाना है, ठीक है, जहां आप लोग चले गए सोच, उधर नहीं जाना है, थोड़ा सा पीछे आना है। पर याद करने का एक ट्रिक है, ठीक। बिश्नोई समाज यदि कभी भी भूल जाए तो वही लॉरेंस बिश्नोई याद कर लेना, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं उनका मैटर क्या है। काला हिरण, काला हिरण किससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण जुड़ा हुआ है। बिश्नोई समाज के बारे में जब आप पढ़ोगे तो पर्यावरण और जीव जंतु के लिए बहुत मतलब बहुत समर्पित समाज है ये, बहुत समर्पित। ये गलत चीज में इनका एक नाम आ गया वो अलग मैटर है, अदरवाइज वो लोग जीवों को, मतलब उनकी तस्वीरें आप देखोगे, महिलाएं उनको स्तनपान कराती हैं अपने, मतलब हिरण के बच्चे को, इतना मानते हैं लोग, तो पूजते हैं एक तरह से उसको। तो जीव जंतु, तो हमारे यहाँ जो अमृता देवी बिश्नोई समाज दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बिश्नोई का जब भी लिखा नाम आ जाए तो समझ जाना कि इसका कहीं ना कहीं पर्यावरण से कनेक्शन है। तो चर्चा में कारण इसलिए रही क्योंकि अभी क्या हुआ है कि जो इंदौर का एक जगह है, वहां का जो पूरा एक फॉरेस्ट हब है, उसका नाम शहीद अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे किया जा रहा है। और वहां पर इनका एक पूरा अभी मूर्ति का भी इनॉग्रेशन कर दिया गया है, स्मारक बनाया गया है, पूरा 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 एक बेल्ट है, उसको पूरा शहीद अमृता देवी बिश्नोई के नाम से क्या किया गया, बनाया गया है। ये लोग पर्यावरण और शहीद रहे, ठीक है, कहाँ के, राजस्थान के जोधपुर जिला है, वहां के रहने वाले थे। अब बात होगी किसकी, गंजन सिंह कोरकू की। गंजन सिंह कोरकू देखिए भैया चर्चा में रहने का कारण क्या है, बैतूल जिले में भैंसादेही एक तहसील है, वहां पे एक महाविद्यालय का नाम जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह कोरकू जनजाति से संबंधित थे, उनके नाम पर किया जाएगा। 1930 में बैतूल जिले में इन्होंने जंगल सत्याग्रह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। 1930 में हुआ था, कहां पर, बैतूल में। क्या हुआ था, जंगल सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था, 22 अगस्त को हुआ था। किसने सम्मिलित थे, गंजन सिंह थे। गंजन सिंह किस जनजाति से थे, कोरकू जनजाति से थे। अब इसके अलावा कुछ पूछने लायक इनके पास बचा नहीं है, ठीक। बात करेंगे हम अगले टॉपिक की। अगले टॉपिक में ऐतिहासिक व्यक्तित्व में कौन आएगा, अब आएगा राम भाऊ कोरकू आएंगे हमारे। राम भाऊ कोरकू क्यों संभव है का चर्चा, कारण इनके नाम से भी क्या किया जा रहा है कि भैंसादेही में जो बैतूल जिले में एक तहसील आती है, वहां पर इनके नाम से एक मेंढा जलाशय का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। राम सिंह भाऊ कोरकू जनजाति थे, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। बढ़ेंगे हम लोग आगे की तरफ। अब हमारे जो व्यक्तित्व हैं, व्यक्तित्व अब बदल जाएंगे, ठीक। हम ऐतिहासिक व्यक्तित्व से कहानी को अपनी आगे बढ़ाते हुए चलेंगे पुस्तकों की तरफ। तो पुस्तकें जो फेमस हुई इस बार, एक पुस्तक फेमस रही है जनजाति योद्धा स्वाभिमान और स्वाधीनता का संघर्ष। किसके द्वारा लिखी गई है, श्रीमती रंजना चित्तले के द्वारा लिखी गई है। ये जो है जनजाति योद्धाओं के पराक्रम पर आधारित पुस्तक है, और हमारे यहाँ राज्य के जो 75 जनजाति है उनको क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। दूसरी पुस्तक रही है वैदिक काल से विलीनीकरण तक भोपाल, ठीक। भोपाल का इतिहास है इसमें, वैदिक काल से लेकर के अभी तक, जब तक भोपाल को सम्मिलित किया गया था। किसके द्वारा, पंडित उद्धव दास मेहता स्मृति नाथ के द्वारा इसको क्या किया गया है,
प्रकाशित किया गया है। एक सूर्यास्त का प्रयाण है। मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव का नाम आप सब लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश के गान का इन्होंने क्या किया है, इनको लिखा है। तो सूर्यास्त का प्रयाण भी याद रखना, ये श्री महेश श्रीवास्तव की लिखी गई काव्य पुस्तक है जिन्होंने अपना मध्य प्रदेश है लिखा है। तो इन्होंने क्या किया है कि ये पुस्तक महाभारत के जो कर्ण है और कर्ण पे आधारित है सूर्यास्त का प्रयाण। तो उस पर कर्ण पे बहुत अच्छी अच्छी किताबें आई हैं, कई बहुत बड़े बड़े राइटर लिखते हैं। कर्ण वास्तव में बहुत अच्छा कैरेक्टर था किसका, महाभारत का। तो कभी भी समय लगे जब पीएससी के बाहर तो उसको क्या कर लेना, पढ़ लेना आप। इसके बाद बढ़ेंगे अगली किताब पुस्तकें। मध्य प्रदेश गान को आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2010 में अपनाया गया था, महेश श्रीवास्तव ने लिखा था। मध्य प्रदेश एक परिचय, ये जितेंद्र सिंह भदौरिया हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश से संबंधित किताब लिखी है। इसके अलावा ठीक है हाँ, इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कभी भी तो मध्य प्रदेश की टूरिज्म बोर्ड है, त्रैमासिक प्रकाशित होने वाली एक न्यूज लेटर है ऑफ बीट मध्य प्रदेश। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कभी भी पूछ लिया जाए कि ऑफ बीट मध्य प्रदेश किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो याद रखना एमपी टूरिज्म बोर्ड के द्वारा। ये एक प्रकार की है, तो त्रैमासिक न्यूज लेटर है एक प्रकार का, ठीक है। ये न्यूज लेटर मतलब उसके पूरा 3 महीने का लेखा जोखा उसमें दिया जाता है, समाचार के तरह एक प्रकार से प्रकाशित होता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अब हम फिर व्यक्तित्व में आ जाएंगे, सॉरी दिवस और सप्ताह में आ जाएंगे जो मध्य प्रदेश मनाए जाते हैं। अभी हमारे जो व्यक्तित्व रह गए हैं वो जिनका निधन हुआ है उनके बारे में, ठीक। तो ये वाला वीडियो बहुत शानदार वीडियो आप सभी का, एक बार क्लास के लिंक आप सभी को जरूर शेयर करनी है, बहुत ही ईमानदारी से करनी है, ठीक है। नहीं तो विष्णोई समाज का नाम याद है ना, क्यों फेमस है इस समय, बस समझ लेना वही वाला हमको भी बनना पड़ेगा। तो देखिए हमारे यहाँ कुमार गंधर्व का जो जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया है इस वर्ष, और इसका कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है, देवास में किया गया है। कुमार गंधर्व का जो समारोह आयोजित किया जाता है यह हमेशा देवास में आयोजित किया जाता है। इनका मूल नाम शिवपुत्र सिद्धारमैया पोमक्कली था। इनका जन्म कर्नाटक का बेलगांव है सुलेभावी, वहां पर इनका हुआ था। निधन कर्मस्थली इनकी देवास रही है, ठीक। मध्य प्रदेश का जो देवास है वो इनकी कर्मस्थली रही है। इनको संगीत का कबीर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है संगीत का कबीर, क्योंकि इनके ज्यादातर जो इन्होंने गायकी रही है, पद रहे इनके, कबीरहा गाया इन्होंने, कबीर पे बहुत गाए हैं। उड़ जाएगा रे हंस अकेला, दर्शन 2 दिन का मेला। पुस्तक इनकी थी कौन सी थी, अनूप राग विलास। इसके बाद बात होगी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस की। 18 सितंबर को मनाया जाता है बलिदान दिवस के रूप में। किसके, राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह। मध्य प्रदेश ऐसे दिवस अक्सर पूछता है और पूर्व में पूछा है। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाई गई थी 5 अक्टूबर 2023 को। ध्यान में रखना, वीरांगना रानी दुर्गावती का जो बलिदान दिवस है 5 अक्टूबर को उनकी जयंती यानी जन्म दिवस था। 4 जून को उनका क्या था, उनका जो शहीद दिवस था, उनकी शहादत हुई थी, वो बलिदान दिवस उनका 4 जून था। तो इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे दिवस और सप्ताह में और कौन रह गया। तो दिवस और सप्ताह में आगे महिला सशक्तिकरण सप्ताह की, भाई ये खतरनाक चीजें हमेशा चलती रहती है। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण सप्ताह 10 से 15 जनवरी तक मनाया गया है। मध्य प्रदेश में तबला दिवस कब मनाया जाएगा, 25 दिसंबर से। कब से शुरुआत की जा रही, 2023 से। ग्वालियर में हुआ था। लोक सेवक दिवस हमारे यहाँ 25 सितंबर को मनाया जाता है। यह प्रश्न एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। दिवस क्यों हमने सम्मिलित किया आज के करंट अफेयर्स में, आपको समझ में आ जाएगा। विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति विमुक्त दिवस कब मनाया जाता है, एमपीपीएससी ने पूछ लिया था, ध्यान में रखना था। 31 अगस्त को। भोपाल गौरव दिवस 1 जून को। उज्जैन गौरव दिवस 9 अप्रैल को। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इस बार झारखंड में था। वर्ष 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय नववर्ष जो हम लोगों का होता है विक्रम संवत 2081 2024 से 2025 मार्च को किस रूप में मनाने जा रहे हैं, तो याद रखना गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इससे जुड़ा एक प्रश्न हो सकता है, आपसे पूछ लिया जाए गौवंश में इसमें कितने वर्ष की सजा, ध्यान रखना 7 साल की सजा है, ठीक। जनजातीय नेताओं के लिए क्रांतिकारी टांटा भील की पुण्यतिथि पर 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे आगे के हमारे जो दिवस है उनकी, ठीक। अगला दिवस कौन सा बचा, विश्व में प्रदेश में विश्व स्तनपाय दिवस 1 से 7 अगस्त मनाया जाता है, ठीक। संस्कृत भाषा के लिए प्रचार प्रसार के लिए 16 से 22 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था।
ये इस बार का सबसे हॉट टॉपिक है, इसको स्टार लगा लेना, अपनी किताब के मुख्य पन्ने पे लिख लेना, क्योंकि ये पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया 23 अगस्त को। ठीक, क्यों मनाया गया है? हम लोग चांद पे उतरे हैं, उस तिथि को याद रखने के लिए मनाया गया। ठीक, तो ये चीज इस बार ध्यान रखना, हो सकता है पेपर में ये पूछ ले, क्योंकि विज्ञान उसमें है। अब हम लोग चलते हैं हमारे यहाँ के जो बड़े व्यक्तित्व थे जिनका निधन हुआ है, तो उनमें सबसे पहले श्री शरद यादव की बात होगी। ठीक, कहाँ जन्म हुआ था इनका? नर्मदापुरम में हुआ था, पुराना होशंगाबाद। इसके बाद श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह थे, एक पत्रकार थे, बहुत इनको पत्रकारिता के जगत में भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक, और साथ ही में श्री शाहिनी का निधन हुआ है, प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के टाइम पे थे। वेद प्रताप वैदिक थे, ये एक पत्रकार थे, इंदौर में इनका जन्म हुआ था, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इन्होंने एक शोध ग्रंथ लिखा था, और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। तो वेद प्रताप वैदिक का आपने लेख वगैरह भास्कर में पढ़े होंगे। निर्मला भोज प्रशासनिक अधिकारी थी, प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी। ठीक है, मीना राणा के जस्ट पहले ये थी, और इनका हाल ही में निधन हुआ है। ओपी कोहली प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे और गुजरात के भी राज्यपाल रहे। अजीत कुरैशी भी राज्यपाल थे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। उत्तराखंड, मिजोरम और उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल रहे। साथ ही में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो अजीत कुरैशी का भी निधन हुआ है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे किसकी? तो हम लोग बात करेंगे अब श्री शरद पगारे की। शरद पगारे क्या रहे? एक साहित्यकार रहे हैं, खंडवा में इनका जन्म हुआ है, बहुत बड़ा नाम है, और ये प्रदेश के पहले साहित्यकार थे जिन्हें देश के प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से क्या किया गया था, इनको 2020 में सम्मानित किया गया था। इनके उपन्यास थे गुलारा बेगम, बेगम जैनाबादी, गंधर्व सेन, उजाले की तलाश, और कहानियां भी इन्होंने लिखी हैं। इसके बाद इस साल जो दूसरा प्रश्न मेरे को ऐसा लग रहा है आपसे पूछा जाना चाहिए, वो है जगत ज्योति दत्ता की। ठीक, एक अंतरिक्ष वाला मैंने बोला आज की क्लास से महत्वपूर्ण टॉपिक, दूसरा जगत ज्योति दत्ता। ये भारतीय वन सेवा के अधिकारी थे, और सबसे बड़ी बात, ये प्रदेश के पहले वन्य जीव वार्डन थे। हमारे यहाँ जो ये आप राष्ट्रीय जो टाइगर रिजर्व, अभ्यारण्य, ये सब देख रहे हैं ना, इसमें जगत ज्योति दत्ता का सबसे बड़ा योगदान था। इन्होंने इस क्षेत्र में मतलब बहुत बहुत ज्यादा काम किया था, वन्य जीवों को बचाने के लिए, उनको समझने के लिए, उन पर रिसर्च की, उनकी भाषा को समझा, उनके स्वभाव को समझना कि भूखा है कि क्या है, किस लिए हमला कर रहा है, किस मतलब बहुत सारी चीजें, उनको कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा, मतलब पूरी उसकी एक तरह से व्यक्तित्व को समझा जानवरों के। तो उस क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया, आईएफएस सर्विस के अधिकारी रहे हैं। और राज्य वन अनुसंधान जो संस्थान है जबलपुर, इसकी स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो जगत ज्योति दत्ता का नाम याद रखना है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी थे, वन से जुड़े हुए थे, पर्यावरण से जुड़े हुए थे, कैसे भी याद हो, याद करके रख लेना। हमारे प्रदेश के पहले वन्य जीव वार्डन थे। ठीक है, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ वार्डन के रूप में इनको जाना जाता है। जगत दत्ता का नाम याद रखना, बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके बाद आती है जोधैया बाई बेगम, पहले भी पूछी जा चुकी है, उमरिया की है। 2024 में इनका निधन हुआ है। 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से, 2023 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई। आदिवासी महिला, गरीब परिवार की, इतना बड़ा सम्मान, राष्ट्रपति भवन जाना ही अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। रामचंद्र पहलवान, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। देश के प्रथम हिंद केसरी थे। ठीक, सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2024 में इनका निधन हुआ है। रामचंद्र बाबू केसरी या हिंद केसरी के नाम से, हिंद केसरी रामचंद्र बाबू के नाम से जाना जाते हैं। बुरहानपुर में इनका जन्म हुआ था। 1958 में इनको प्रथम हिंद केसरी का खिताब क्या किया गया था, दिया गया था। ठीक, इनका नाम आपको याद करके रखना है। रामचंद्र पहलवान हो गए, और जगत दत्ता का। इसके बाद आते प्रभात राय, इनका निधन हुआ है, और ये मूर्तिकार थे बहुत बड़े। राजा भोज की जो बड़े तालाब की मूर्ति है वो भी इनके द्वारा बनवाई गई थी। रानी कमलापति की प्रतिमा जो वर्तमान में बनी हुई है वो भी इनके द्वारा बनवाई गई थी। महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा जो अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो 3 बड़ी प्रतिमाएं, एक तो राजा भोज, आप अक्सर देखते हो, रानी कमलापति की तो पहली मूर्ति ही जो है लोगों ने देखी, तब जाना कि भोपाल रानी कमलापति का भी जगह थी। महर्षि वाल्मीकि अयोध्या इंटरनेशनल में बहुत बड़ी मूर्ति लगी। ये तीनों की तीनों मूर्तियां जो थी प्रभात राय के द्वारा बनाई गई थी, और ये ग्वालियर जिले के रहने वाले थे। यूएल भट्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, गुवाहाटी के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके, और इनकी पुस्तक है स्टोरी ऑफ अ चीफ जस्टिस। ठीक, स्टोरी ऑफ अ चीफ जस्टिस इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इनका भी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व दिवस।
इस क्लास में मुझे ऐसी आशा है कि लगभग 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिनके पूछे जाने की संभावना है। एग्जाम गुरुजी की टेस्ट सीरीज 299 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। 997 रुपए के नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। 997 में 300 की टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। तो इसके बाद नोट्स मेरे को लगता है 500-600 रुपए के 10 यूनिट आपके घर पे पहुंचाए जा रहे हैं। कोरियर का भी चार्ज होगा तो 200-300 रुपए में तो पहुंच ही रही है। ठीक है, इससे सस्ता आप क्या लोगे? तो डिस्काउंट के लिए मत बोला करो आप लोग। 80 टेस्ट है। 80 टेस्ट महत्वपूर्ण ये हो जाता है, देखिए टेस्ट देना महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना महत्वपूर्ण नहीं होता, एक कंपटीशन वाले माहौल पे बैठना, दूसरा हमसे आगे होता है ये देखना। अकेले रेस में दौड़ने से कुछ नहीं होता है। मैं भी दौड़ूंगा यहाँ से भोपाल तक तो मेरे को लगेगा कि मैं ही जीत रहा हूँ जब तक कोई पीछे नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो अकेले दौड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है, कम से कम नहीं तो 100 लोगों के साथ दौड़ो तो पता चले कि मेरे में क्या कमी। तो इसलिए टेस्ट बैठ करके देना बहुत जरूरी है। टेलीग्राम से 1000 पेपर डाउनलोड कर लो और 16 फरवरी की डेट याद रखना जिसको भी है। ठीक है, ज्यादा वो नहीं करूंगा, ज्ञान की बातें नहीं कर रहा है ना, आप लोगों का डिस्टर्ब हो जाता है, ज्ञान की बातें कर लो। 16 फरवरी की शाम को, चलो 17 फरवरी बोल देता हूँ, 16 को समझ में आएगा। 17 फरवरी के को आप लोग इसी वीडियो में कमेंट करके बताना कि कितनी पीडीएफ से टेस्ट लगाए हो। ठीक, हर इंस्टीट्यूट हर कोचिंग का पीडीएफ टेस्ट उपलब्ध है टेलीग्राम चैनल पे। मैं बोल रहा हूँ सब डाउनलोड कर लो बिल्कुल तगड़े तरीके से। मुझको 17 फरवरी को बता देना कितनी पीडीएफ लगाया हो और क्या लाभ मिला आपको। उससे कुछ नहीं मिलेगा, अनुभव है, मुफ्त में मिलते हैं तो कोई वैल्यू नहीं होती, इन्हीं चीजों के पैसे लिए जाते हैं तो वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन हम लोगों का काम है, हम लोग आप लोग के थोड़ा बहुत गाइड करते हैं तो बोलने की इच्छा कभी कभी हो जाती है। इसलिए कहता हूं छोटी सी जगह में टेस्ट ज्वाइन करो, अपने गांव गली मोहल्ले में 5 टेस्ट दो, पर जाके बैठ के दो, मत ओया मार भरो लेकिन सॉल्व करके आओ। पर आप बैठ के टेस्ट दो, 10 लोगों के बीच में दो, पर दो। जब बैठ के टेस्ट दोगे ना तब मालूम पड़ेगा कि मुझमें क्या कमी है। घर में बैठ के कितनी भी पीडीएफ, कितने भी क्वेश्चन, कितने भी अभ्यास माला, अभ्यासिका जो चीजें सब लगा लो, कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे। तो टेस्ट आप दो चाहे कहीं भी दो। ठीक, तो हमारी और आपकी मुलाकात अगले टॉपिक पे होगी और अगला टॉपिक में हमारा मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ, तो मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर आपका कराया जाएगा। एग्जाम गुरुजी की पीडीएफ उपलब्ध रहेगी, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है अगले करंट अफेयर्स में। वीडियो की लिंक जरूर शेयर किया करें, इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं होती। और क्लास की अगली कोई भी रिक्वायरमेंट है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्लास कराई जाएगी, आपके कमेंट हमने पढ़ लिए थे, पूरी कराई जाएगी, निश्चिंत रहो। आप अपनी पढ़ाई भी साथ साथ चलो, करंट अफेयर्स को एक तरह से 1-1.5 घंटे दो, आप आधा घंटे भी दे रहे हो ना, आपका धीरे धीरे हो जाएगा। एक साथ पूरा करंट अफेयर दिमाग में नहीं बैठेगा, चाहे जो कर लो। ठीक, तो इसीलिए हम धीरे धीरे लेके आ रहे हैं कि आप एक क्लास देखो, फिर अगली क्लास, फिर एक क्लास देखो, फिर अगली क्लास। ठीक है, वीडियो को नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको मिलता रहे। हमारी आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।